हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूएस सेमेस्टर 1 सेशन 22-25 22-26 जो बोलना है बोलिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया का देखिए हमारे 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा चौथा क्लास है, जिसमें देखिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का देखिए लगभग मैंने आपको 50% या 40% का पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में देखिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में देखिए बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हंचल पे मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, डायरेक्ट जुड़ जाइए ताकि आपको हर अपडेट वहां मिलता रहेगा। और सबसे जरूरी बात देखिए, पीडीएफ मत मांगिएगा, क्योंकि पीडीएफ प्राप्त नहीं होगा, आपको वीडियो देखकर देखना पड़ेगा। तो पीडीएफ मांग के देखिए, ना ही अपना समय ना ही मेरा समय बर्बाद करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, रिप्लाई करना नहीं वाला हूं, क्योंकि अगर आप जो बच्चा सुनेगा उसको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं करना है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, और बीबीयू में देखिए ऐसा सवाल पूछा जा चुका है कि वहां पर देखिए पूछा गया था कि आचार्य विनोबा भावे के विचारों का उल्लेख करें। तो यहां पर मैंने झारखंड में बिरसा मुंडा के विचारों का उल्लेख करें, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टर्म दिया हुआ है। तो देखिए भगवान बिरसा मुंडा के बारे में क्या जानते हैं। पहले बात तो आपको उनकी जीवनी मालूम होना चाहिए। जीवनी अगर मालूम होगा तो ही आप लोग लिख सकते हैं। जीवनी से भी देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो जीवनी को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए मैं आपको प्रमुख उनके विचार जो है वो बताना कोशिश करूंगा कि देखिए बिरसा मुंडा के देखिए विचार क्या है कि हमें अपना मूल आदिवासी संस्कृति क्या होने जो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। एक सैनिक का जो नैतिक धर्म हो यही होता है कि वो देश के लिए क्या होता है, कुर्बान हो जाना चाहता है। जितना मैं आदिवासी, ये देखिए बिरसा मुंडा के विचार है कि जितना मैं आदिवासी समाज के उत्थान के लिए चिंतित हूं, उतना ही दुगना क्या है, समाज उनके लिए क्या है, चिंतित है। यदि हमें देश का देखिए वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म एवं जाति के लोगों को साथ लेकर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यह भगवान बिरसा मुंडा के क्या है, उल्लेखों विचारों में से क्या यहाँ पर कुछ बताए गए। और फिर देखिए यहाँ पर उन्हें के द्वारा कुछ कथन दिए गए। ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम। छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम हमें से छीन नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा। यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक है। हर अन्याय के विरुद्ध देखिए उलगुलान, यही पुरखों का रास्ता है। अब प्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, उठो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए, मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूं। ये उनके देखिए कुछ कथन है। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी है, तो आपसे बच्चों को लिखा गया कि मेंशन द थॉट्स ऑफ द बिरसा मुंडा। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करिएगा और अपने हिसाब से, और भी चाहे तो इसे बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जीवनी उनका जरूर पढ़ लीजिएगा। उनके जन्म के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स है देखिए आपको व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी देखिए आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल इंग्लिश में रहा और ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है बिरसा मुंडा वाला। एक हमारे पास देखिए आएगा बीबीएमक्यू यानी सॉरी विनोद बिहारी महतो जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखना है, उनके भी क्या विचार थे, क्या आइडियोलॉजी थे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको, वो एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल बिरसा मुंडा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पहले करवाता हूँ। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिरसा मुंडा, फिर विनोद बिहारी महतो के बारे में उनके बताना है, राधा कृष्णन जी के बारे में बताना है, विवेकानंद जी के बारे में बताना है, सीधा सीधी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। हमारे पास साइलेंट फेज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर है, हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार बना, फंडामेंटल राइट्स बता दिए थे, आज फंडामेंटल ड्यूटीज बताऊंगा, डीपीएसपी बताऊंगा कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या क्या है। तो चलिए, और झारखंड का देखिए इकोलॉजी, झारखंड में कौन कौन से फेमस जगह, ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हमारे पास। तो हमारा पहला ही देखिए हमारे पास है डीपीएसपी। ये संविधान के हमारे कौन से भाग में, तो भाग 4 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये किसमें देखिए हमारे कौन सा अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। कहां से अडॉप्ट हमने से किया है, तो आयरलैंड से किया गया है। ठीक है, इसे हम लोग लेकर देखिए सीधा बात है, कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप इस पे जाकर बोलिए बहस करिएगा, इसमें उपचार होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए अब जब हमने संविधान बनाया तो उसी के बारे में देखिए पूरा वर्णन कर दिया गया था, किसमें क्या करना है किसमें नहीं। तो इसका काम क्या है, देखिए पहला बात, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक उनका काम क्या है, पहला तो हमें क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का क्या करना, निर्माण है। जो सीधा बात है हमारे पास, अब हमारे पास देखिए आर्टिकल जो हमारा 335 है, सॉरी ठीक है, आर्टिकल जो 335 है हमारे पास, ये हमारा भाग 4 में नहीं पढ़ना। इसमें क्या क्या देखिए पहले समझ लीजिए, पहले ये 36 से 51 तक है। आर्टिकल 335 देखिए रिजर्वेशन किसके लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए क्या है, यहाँ पर रिजर्वेशन है। आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसमें राज्य देखिए सीधा बात है आरक्षण दिया जाता है, इसे न्यायालय में जा सकते हैं। ये हमारे भाग 16 में है, क्या वर्णित किया गया है। स्पेशल प्रोविजन देखिए रखा गया, इसमें विशेष वर्गों के लिए क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रखे गए और इनका मेंशन कहां पर किया हुआ, आर्टिकल 330 से लेकर
आर्टिकल 342। फिर 350 ए जो हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, देखिए आर्टिकल 350 जो है ये राज्य का क्या है, डीपीएसपी मतलब सीधा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। यह भाग 17 में इसका और थोड़ा वर्णन किया गया है, हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, और आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार देखिए राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में देखिए जितनी प्रारंभिक शिक्षा है उसको स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने का काम करे, ठीक है, ये आर्टिकल 350 ए में हो गया। फिर आर्टिकल देखिए 351 ये हमारा भाग 17 में राज्य का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का क्या करे, वो विकास करे, आर्टिकल 351 में बताता है। फिर अब हमारा देखिए स्टार्ट होता है हमारे पास, देखिए ये 35 का, ये 350 का था। अब हमारे पास देखिए आ गया आर्टिकल 36 जो इंपॉर्टेंट है। राज्य में देखिए डीपीएसपी की परिभाषा यानी हमें जो हमारा कह सकते हैं राज्य की जो नीति उसकी परिभाषा क्या है, आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 में दी गई है। फिर हमारे पास देखिए आर्टिकल 37 में क्या है, पार्लियामेंट को देखिए अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, सीधा बात है नीति निर्देशों में क्या कर सकता है, संशोधन, यानी पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एंड ऑन क्या डीपीएसपी, यानी सीधा बात है कि संसद को अधिकार है कि वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें क्या कर सकता है, संशोधन कर सकती है। फिर आर्टिकल 38 हमारा क्या है कि राज्य का देखिए कर्तव्य होता है कि वो लोगों के लिए सामाजिक और जिन राजनीतिक कल्याणकारी कार्य क्या चले, सीधा बात जिससे लोगों भला वो काम करना है। राज्य में देखिए लोगों की आय की सीधा बात जो इनकम का असमानता है, डिफरेंस जो चलता है उसको कम करना ही क्या राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है, आर्टिकल 38 बताता है। फिर आर्टिकल जो हमारा 39 है ये राज्य में देखिए सीधा समान कार्य के लिए जितना देखिए समान काम होगा तो समान वेतन मिलना चाहिए, और ये मेल और फीमेल के लिए देखिए सीधा बात है समान यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, ये हमें बताता है। एक हमारे पे देखिए सीधा बात है लोक स्वास्थ्य जो होना चाहिए उसको बनाए रखने का क्या कर्तव्य किसका होता है, आर्टिकल 39 में इसमें दिया गया। फिर आर्टिकल 40 हमारे देखिए एवरी स्टेट शुड हैज द प्रोविजन पंचायत, देखिए प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, पंचायती राज का क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। फिर आर्टिकल 41 हमारे पास क्या, राइट टू गेट यानी कार्य पाने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। फिर आर्टिकल 42 हमारे पास देखिए कि कार्य को करने के देखिए न्याय संगत एवं मानवीय दिशाएं क्या होनी चाहिए, नहीं देखिए सीधा जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, एक दिन में कम से कम देखिए 8 घंटा, ये नहीं कि आप एक दिन किसी बोलिए 14 घंटा 15 घंटा, एक लिमिटिंग टाइम तक देखिए सीधा बात है काम करने का देखिए अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 43 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य के लिए क्या न्यूनतम मजदूरी देखिए जो भी काम हो रहा है बेसिकली उसके लिए न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दे कि हाँ इसको इतना पेमेंट मिलना चाहिए। फिर आर्टिकल 44 आगे हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता, यानी सीधा बात है प्रत्येक धर्म के लोगों को देखिए सीधा बात है एक जैसा न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए, यही हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में बताया गया है। फिर हमारे पास देखिए सीधा है अगला हमारे पास आर्टिकल 45 जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो भी बच्चे उनको क्या है निःशुल्क शिक्षा देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। फिर हमारे पास आर्टिकल 46 में कि जो भी एससी तथा एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको आर्थिक एवं क्या है शैक्षणिक विकास करने का भी राज्य का क्या होता है, ये कर्तव्य होता है, ये आर्टिकल 46 में मेंशन किया गया है। फिर हमारे पास आर्टिकल 47 में राज्य चाहे तो किसी भी देखिए खाद्य एवं पेय पदार्थों पर क्या कर सकता है, वो प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे बिहार ने आपको मालूम होगा शराब पर बैंड लगाया, गुजरात में बैंड है, ये सब चीज। फिर आर्टिकल 47 ए में देखिए क्या है प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल से देखिए जो पालतू पशु होते हैं उनकी बलि पर क्या कर सकता है, आर्टिकल 47 ए के तहत क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 48 के तहत राज्य का देखिए कर्तव्य होता है कि पर्यावरण जो होता है कि पर्यावरण जो वन्य जीवों की हमें क्या करनी सुरक्षा करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 49 राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र जो हमारे स्मारक है नेशनल जो मॉन्यूमेंट्स है उनकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 50 के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होता है एवं न्यायपालिका को क्या करना, अलग अलग दोनों को काम करवाना है। फिर हमारे पास आर्टिकल 51 के तहत देखिए आंतरिक एवं बाहरी जो शांति है वो हमें राज्य का क्या करना, बनाए रखने ये राज्य का कर्तव्य होता है। तो 36 से लेकर 51 तक ये हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं और आपको ये पूछा जाएगा कि राइट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया, आपको व्याख्यान करना है या फिर हिंदी बोले तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों का व्याख्यान करें या फिर जो बातें हैं ये आपको बताना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको जरूर कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास संविधान हमारे भाग 4 में से 4 का ए में देखिए हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो हमारे पास है ये कहां से हमने अडॉप्ट किया, तो रशिया यानी रूस से अडॉप्ट किया है। पहले हमारे पास आर्टिकल 51 है जिसमें देखिए 42वां संविधान का संशोधन करके हमने क्या किया, ये कब किया गया 1976 में यह चीज जोड़ा गया। और ये कौन सा समिति का बेसिक रिपोर्ट था, तो सांसिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह किया गया। और 10 ड्यूटी देखिए बेसिकली हमने यहाँ पर ऐड किया, 10 सीधा बात है ड्यूटी यहाँ पर ऐड किया है, जिसमें पहला है लेकिन जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 11th ड्यूटी यहाँ पर क्या किया गया, इसे जोड़ा गया। इसमें ड्यूटी नंबर हमारे पे 11 है कि प्रत्येक बच्चे के जो अभिभावक मतलब पेरेंट्स है कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 उसको क्या प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए। फिर हमारे पास देखिए ड्यूटी नंबर 1 हमारे पास कि हमारा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गान का हमारा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। संविधान का देखिए पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय गान राष्ट्र ध्वज
उनका हमें क्या करना चाहिए, संविधान क्या सम्मान करना चाहिए। देखिए फ्लैग का जो रेशियो होता है वो याद रखिएगा 3:2 होता है। ये आपको आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता देगा, ठीक है। फिर ड्यूटी 2 में देखिए हमारा क्या, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके आदर्श विचारों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमारा ड्यूटी नंबर 2 है हमारे पास। ड्यूटी नंबर 3 हमारे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। फिर ड्यूटी नंबर देखिए हमारे पास 4 है कि देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, चाहे तब जब ऐसा करने को कहा जाए। फिर ड्यूटी नंबर 5 हमारे पास भारत की राष्ट्रीयता एवं ठीक है भाईचारे को, हमें जो भाईचारे की भावना है उसे प्रोत्साहन करना चाहिए और महिलाओं को हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। फिर ड्यूटी नंबर देखिए 4-5 फिर से यहाँ रिपीट हो गया है। 5 नंबर देखिए और भी यहाँ बातें जोड़ी गई है कि जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग कर स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होना चाहिए। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है ड्यूटी नंबर 6 कि देश की विविधकारी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। फिर ड्यूटी नंबर 7 हमारे पास जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण हो गया, झील, इन सभी का क्या करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए। फिर हमारे पास आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जानने की इच्छा का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ड्यूटी नंबर 9 हमारे पास सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की क्या करना, रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। फिर ड्यूटी नंबर 10 हमारे पास कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये हमारे थे मौलिक कर्तव्य, यानी सीधा बात है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थे जो टोटल आपको 11 पढ़ने हैं और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, आपको इसका व्याख्यान करना मिलेगा। तो आप लोग इस सवाल को लिख के जरूर आइए, गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ के भी आप लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश में आपको सीधा बात है हिंदी में समझा दिया गया, जो इंग्लिश मीडियम में जाती है इंग्लिश में। विनोद भाई महतो जी के बारे में कि उन्होंने हमेशा क्या किया, शिक्षा को देखिए बढ़ावा दिया, जिसके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। जो हमारा यूनिवर्सिटी बना हुआ है, बहुत से देखिए ऐसे कॉलेज जो बीबीएमक्यू के नाम पे बने हुए, क्योंकि आपको मालूम होगा एक कॉलेज भी हमारे पास है बीबीएम कॉलेज बलियापुर, उन्हीं के नाम पे देखिए बना हुआ है। उन्होंने देखिए नारा दिया कि सीधा बात है हमारे पास कि लड़ना है और पढ़ना सीखने का नारा उन्हीं के द्वारा दिया गया। उन्होंने देखिए कई स्कूलों की स्थापना की और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई कॉलेज की स्थापना के लिए उन्होंने दान भी दिया। आज की तारीख में देखिए विनोद बिहारी महतो जी का नाम कई स्कूल और बड़े बड़े जगह जैसे बलियापुर हो गया, राजगंज हो गया, चंदन क्यारी, चार से कई अनेक जगह जहां पर देखिए लोगों को जागरूक करने के उन्होंने दर्जन स्कूल और क्या कॉलेज खुलवाए थे। विनोद बिहारी महतो जी को देखिए हमेशा एक शिक्षा प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि झारखंड जो क्षेत्र है हमारा, उसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उनसे हमेशा याद किया जाता है। अपनी आमदनी को ज्यादातर पैसे विनोद बिहारी जी ने स्कूल एवं कॉलेज बनवाने के लिए दान कर दिया है। उनकी मृत्यु के पश्चात देखिए जब उनके द्वारा स्थापित और संचालित जितने भी देखिए शिक्षण संस्थान हैं उनकी सूची बनाई गई, तो देखिए बहुत सारा आश्चर्य। क्यों? क्योंकि इतने सारे देखिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बोल रहा हूँ, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, ये बहुत सारे, और हमारा जो यूनिवर्सिटी देखिए उनके नाम पे चल रहा है, सीधा सीधी बात है, तो उन्हीं के नाम पे चल रहा है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से काम किया और जिस हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी चल रहा है, दोनों के दोनों कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत काम कर रहा है। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया और ये लोगों की डुबाने के प्रयास में चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना महान है। अभी आप लोग वर्तमान में पढ़ रहे सेमेस्टर 1 में, अभी आप लोग देखते चलिए क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा। अभी आप लोग की शुरुआत हुई है, तो चलिए देखते क्या और हम लोग बातें बता सकते हैं। तो देखिए विनोद बिहारी महतो जी ने पढ़ो और लिखो का देखिए क्या दिया है, पढ़ो और लड़ो यहाँ पर नारा दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेधावी जो छात्र छात्र उनको प्रोत्साहन किया, गरीबों पर देखिए कुशाग्र वृद्धि के छात्रों को अपने खर्च से उन्होंने पढ़ाया, उनके बच्चों को देखिए डॉक्टर, इंजीनियर तक बहुत सारा बनाया। सबसे अहम बात है कि देखिए विनोद बाबू जी ने शिक्षण संस्थान एकदम सुदूर गांव, पिछड़े इलाकों में जब खोले, जब ऐसे क्षेत्रों में बनाया गया जहां पर पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। इन संस्थानों का स्वरूप व्यावसायिक नहीं, बल्कि उतनी फीस कम रखी गई कि इन्हें चलाने के लिए अपने जेब से ही पैसे खर्च करने पड़े, तथा समय समय पर संस्थानों को आर्थिक सहायता करते थे। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, जैसे बीबीएम कॉलेज बलियापुर है, बहुत से कॉलेज हो सकते हैं जो बीबीएम कॉलेज वीडियो सुन रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा इस कॉलेज में देखिए सबसे ज्यादा फीस लिया जाता है। उनके नाम से देखिए हर सेमेस्टर एडमिशन है, और इतना ज्यादा फीस, प्राइवेट कॉलेज होने के नाते भी इतना ज्यादा फी लिया जाता है, कुछ कहने का नहीं है। तो देखिए नाम भले उनका नाम से चल रहा है, लेकिन सीधा बात है पैसा बच्चों से एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो देखिए गरीबों को इससे बहुत भला हुआ, जिससे देखिए सीधे बात है स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा पाना बस एक सपना हुआ करता था, वो सभी लोग शिक्षित हुए, जिस कारण से देखिए विनोद बिहारी महतो जी का हमेशा जीवन जो अब आर्थिक तंगी से गुजरता रहता था। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही बात देखिए आपसे बच्चों के लिए मैंने यहाँ इंग्लिश पे लिख दी है कि डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ विनोद बिहारी महतो। आप इसकी जीवनी विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से देखिए इसे और थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, समराइज करना चाहे तो कर सकते हैं, जिस हिसाब से देखिए पॉइंट वाइज लिखना चाहे आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए इंग्लिश में आंसर अवेलेबल हो गया आप सभी बच्चों के लिए। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिखते चलिए, क्योंकि देखिए पीडीएफ आप सभी बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर एक बच्चे को भी पीडीएफ प्रोवाइड हो तो वो पढ़ेगा नहीं, सिर्फ छापते रहेगा, नोट्स निकाल लेगा, जो भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा लिखिएगा तो आप सभी बच्चों को ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अगला सवाल देखिए हमारे पास 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन की देखिए प्रासंगिकता हमें क्या करना है, चर्चा करना है। तो देखिए आज के जो युवा है हमारे मोस्टली युवा दूसरी पीढ़ी के क्या शिक्षार्थी है, वो जो व्यवहारिक तरीके से जीवन को चुनौतियों से क्या निपटते हैं, वे अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत समाज की शक्ति जो हमारी है संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए बेहतर ढंग से क्या करते हैं, सुसज्जित है। हालांकि उनके सामने देखिए रोजगार, हमारे सामने सामाजिक मान्यता और किसी विशेष राष्ट्र संबंधी होने का बड़ा सवाल जैसी दुविधा अनेक भी देखिए प्रासंगिक है। यह इस महान राष्ट्र के सामने देखिए सीधा बात है उपलब्ध मानव संसाधन को गुटीय प्रचार के प्रति संवेदनशील बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को एक संगठित स्वरूप संपूर्ण के रूप में देखा, जहां रोजगार जो है केवल आय का स्रोत होने के साथ साथ दूसरों की सेवा को देखिए यहाँ पर माध्यम होगा। फिर हमारे पास देखिए विवेकानंद जी का देखिए तर्क ये है कि हमारा जो अस्तित्व है पूरे समाज की सेवा करने के लिए और वो व्यक्ति को उसी के लिए सशक्त बनाने के लिए एक दर्शन का क्या है, निर्माण करता है। उनके विचारों को देखिए एक कर्मयोगी के रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित किया जाता है। भारत के नागरिक उनके संदेशों से बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ साथ सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने के लिए एक शर्त है। और 21वीं शताब्दी में देखिए भारतीयों के लिए विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आत्मविश्वास। और यही बात देखिए मैंने आप सभी बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है तो डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ विवेकानंद इन 21st सेंचुरी, ये यहाँ पर इंग्लिश में आप सभी बच्चों को लिखा हुआ है, थोड़ा सा और पार्ट नीचे भी लिखा हुआ है। तो आप सभी बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, भारत में देखिए आर्थिक इतिहास की हमें क्या करनी, चर्चा करनी है। देखिए ये सवाल सबसे बड़ा सवाल में से एक है। जिस तरह हमारा संविधान का निर्माण किस तरह हुआ, हमारा देश आजाद किस तरह हुआ, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। जितना अगर मैं कितना भी कम कोशिश करना चाहूंगा तो कम से कम अगर लिखना चाहिएगा तो 2.5 पेज से लगभग ऊपर ही आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सवाल ही है। तो जितना हो सकता था शॉर्ट में आपसे बच्चों यहाँ लिखने की कोशिश की है कि भारतीय दुनिया के देखिए भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लगभग देखिए 2.5 शताब्दी से पहले जो हमारी शताब्दी थी ईसा पूर्व के अंत में ये शुरू हुआ और भारत में देखिए ब्रिटिश शासन की शुरुआत के आसपास ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। लगभग 500 ईसा पूर्व जो महाजनपद ने पंचमार्क चांदी के सिक्कों का निर्माण कराया। इस अवधि को देखिए गहन व्यापार गतिविधि और शहरी विकास द्वारा क्या किया गया, चिन्हित किया गया। 300 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने तमकिल नामक सहित अधिकांश जितने भारतीय हमारे उपमहाद्वीप उनको एकजुट कर लिया था, जिस पर 3 ताज वाले राजाओं का शासन हुआ करता था। परिणाम क्या हुआ कि राजनीति एकता और सैन्य सुरक्षा ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ किया, एक समान आर्थिक प्रणाली और व्यापार और वाणिज्य को क्या किया, वृद्धि के रूप में क्या दी, अनुमति यहाँ पर दी। फिर देखिए हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली और 18वीं शताब्दी के बीच के अधिकांश जो अंतराल के लिए दुनिया में किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ये क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। भारत ने उत्तर में दिल्ली सल्तनत हो गया और साथ में हमारा विजयनगर साम्राज्य के साथ मेल खाते उच्च मध्य युग में प्रति व्यक्ति जो हमारा बेसिकली सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कहते हैं में वृद्धि का क्या किया, अनुभव किया। दक्षिण में देखिए 7वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश भारतीय जो है वो उपमहाद्वीप मुगल साम्राज्य के तहत फिर से जुड़ गए थे, जो एक समय के लिए दुनिया में सबसे बड़ी क्या थी, अर्थव्यवस्था और विनिर्माण शक्ति बन गया था, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 यहाँ पर उत्पादन करता था। खंडित होने से पहले और अगले पर क्या विजय प्राप्त की। भारत ने देखिए ब्रिटिश शासन के तहत विभिन्न शिल्प उद्योगों के लिए देखिए सीधा बात है विविधीकरण और समाप्ति का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, पश्चिमी जो दुनिया में तेजी से आर्थिक और जनसंख्या में वृद्धि हुई और साथ ही साथ देखिए विश्व जो अर्थव्यवस्था उसमें भारत की भागीदारी 1700 में जो 24.4 थी वो वहां से घटकर 1950 में कितनी 4.2 हो गई। इसका हिस्सा जो वैश्विक उत्पादन में 1750 में 25% गिरकर 19वीं शताब्दी 2% हो गया। एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में अपने प्राचीन और बाद में अपनी औपनिवेशिक स्थिति कारण औपनिवेशिक भारत व्यापार विनिवेश और प्रवासन के उच्च स्तर के साथ दुनिया के साथ एकत्रित रहा। फिर 1900 में जब हमारा देश भारत गणराज्य ने व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व विनियमन लापरीशाही और व्यापार बाधाओं के साथ साथ अपने अधिकांश स्वतंत्र इतिहास के लिए केंद्रीय योजनाओं को क्या क्या अपनाया और 1991 जो हमारा आर्थिक संग्रह था उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने जो है वो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति अपनाई और इसके बाद देखिए हमारा जो इकोनॉमी था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डेवलप कगार पे है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एक सवाल जो हमारे पास है जो मैंने आपको हिंदी में बताया ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये सबसे बड़े सवालों में से देखिए एक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि डिस्कस द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप सभी बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम के वो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने पास या फिर वीडियो को देखिए पॉज करके लिखते रहिएगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे स्लाइड दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखिए अगला सवाल है हमारे पास
कि देखिए झारखंड के इतिहास पर हमें चर्चा करनी है। देखिए एक सवाल बता दे रहा हूं आपको, जो बच्चा देखिए वीडियो सुनेगा उसी के लिए ज़्यादा बेटर है, बाकी आप सही बच्चे जिसको स्किप करना करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन जो बच्चा सुनने वाला रहेगा वो सुनता रहेगा ध्यान से, और जो बच्चा ध्यान सुनिएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर सुनिएगा, बताइएगा ठीक है कि आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, क्या आपकी राय रखती है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह झारखंड का इतिहास है उसी तरह देखिए भारत की आज़ादी का जो इतिहास है, एक सवाल यहाँ से भी देखिए पूछा जाएगा। तो इस सवाल को देखिए आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बोलिएगा कि एक पूरे पेज में हटाना, 2 पेज में हटाना ऐसा संभव नहीं। आपको अपने हिसाब से देखिए सीधा बात है, हमारे जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको देखिए सीधा बात उनके बारे में लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट के हिसाब से देखिए अगर आप इस सवाल को लिखना चाहिए तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ झारखंड के इतिहास पे लिखना चाहिए या फिर भारत के इतिहास पे, कैसे भारत हमारा ठीक है स्वतंत्र हुआ। तो देखिए 1947 में देखिए स्वतंत्रता के बाद राज्य के शासकों ने भारत के डोमिनियन में शामिल होने का क्या क्या फैसला किया। झारखंड राज्य का प्रस्ताव जो पहली बार 1912 में हजारीबाग के सेंट कोलंबिया कॉलेज ने एक छात्र ने दिया था। 1928 में क्या हुआ, ईसाई आदिवासी संघ के उन्नति समाज राजनीतिक विंग ने पूर्वी भारत में देखिए एक आदिवासी राज्य की क्या मांग की, जिसके बाद साइमन जो कमीशन बेसिकली था उसे ज्ञापन सौंपा गया। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने एक अलग झारखंड राज्य के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस क्षेत्र में देखिए कई भाषाएं होने और कई लीग भाषा नहीं होने के कारण देखिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। आदिवासी देखिए बहुसंख्यक नहीं थे और बिहार से अलग होने के बाद अर्थव्यवस्था पर देखिए इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1972 में विनोद भाई महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय ने देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और निर्मल महतो ने अखिल झारखंड छात्र संघ की स्थापना की। इन्होंने मिलकर झारखंड में एक अलग राज्य के लिए आंदोलन चलाया। इन दलों के देखिए विचारों मतभेद थे और वे एक दूसरे से क्या अलग हो गए। तत्कालीन कांग्रेस महासचिव जो थी रतन राम ने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर ध्यान देने का क्या आग्रह किया। समिति में देखिए रामदयाल मुंडा बीपीएल मामले को लेकर केसरी, विनोद भाई महतो, संतोष राणा और सूरज सिंह ने यहाँ पर नहीं पहल की। केंद्र सरकार ने देखिए 1989 में झारखंड मामले पर एक समिति का देखिए गठन किया और क्षेत्र के लिए विकास निधि के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता पर यहाँ पर बल दिया। फिर देखिए दिसंबर 1994 में झारखंड क्षेत्र जो स्वायत्ता परिषद विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और 1998 में केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को बिहार विधानसभा उसमें भेजने का प्रस्ताव लिया और 21 सितंबर 1988 को झारखंड पर मतदान हुआ। और देखिए सीधा सीधी उन दिन शासियों ने के नेतृत्व में समिति ने झारखंड बंद का आह्वान किया और विरोध मोर्चा यहाँ निकाला। राज्य में देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ, निरंकुश विधानसभा हुई। राज्य की कांग्रेस पर निर्भरता से इस शर्तों पर समर्थन दिया और राजद बिहार संगठन विधेयक के पारित होने में बाधा नहीं बना। फिर अंत में देखिए सीधा बात है कि इस विधेयक को मंजूरी दी गई और छोटा नागपुर मंडल और दक्षिण बिहार के संथाल परगना मंडल लेकर एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण का मार्ग क्या वो प्रशस्त हो गया। यानी सीधा बात है 15 नवंबर ठीक है 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड ठीक है बिहार से बेसिकली अलग हुआ और एक अपना अलग एक राज्य का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हमारा हिंदी में आंसर हो गया। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा पूरा वीडियो, स्लाइड को एक एक करके ऊपर करके, ठीक है। देखिए अब हमारा देखिए अगला सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। और ये सवाल में देखिए बड़ा सवाल है, आपको मालूम है गेस्ट पेपर ऐसा कोई भी सवाल दिया हुआ नहीं। उन्होंने देखिए जितना शॉर्टकट हो सकता था उतना करके उन्होंने बनाया, क्योंकि सही बात है देखिए 30 रुपये की बुक में आपको बोलिए इतना सारा कंटेंट डेवलप करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल देखिए हो सकता है, संभव हर प्रयास से किया जा सकता है कि अगर, क्योंकि गेस्ट पेपर के देखिए बेसिकली क्वालिटी भी पेज की अच्छी नहीं होती है, तो देखिए मार्जिन इनको थोड़ा सा बहुत अच्छा रहता है। लगभग अगर मैं मान के चलते एक एक बुक पे 5 रुपये का बेनिफिट रखते हैं, तो अगर इस 5 रुपये के बजाय अगर वो हर बुक पे 1 रुपया बचाना चाहें तो और भी कंटेंट अवेलेबल कराया जा सकते हैं। अब देखिए गेस्ट पेपर है, पब्लिकेशन है, सबका अपना रूल है। मेरी जो राय है मैंने आपके सामने रखी, आपको जो राय लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कोई पब्लिशर का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बस देखिए मेरे द्वारा जितना हो पाया वो मैं कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो अगर आपको भी देखिए सीधा बात है पसंद आ रहा हो कंटेंट तो लाइक कर दीजिएगा दिल से। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी विचार है वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न हमारे पास। तो हमारे देखिए भारतीय संविधान के निर्माण पर हमें क्या करना, चर्चा करना है। तो अगर इस सवाल को हम लोग लिखना चाहे तो देखिए बहुत बेसिक से लिखना चाहे तो डिटेल में हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास देखिए जिस हिसाब से नंबर मिले उसी हिसाब से हमें लिखना है। तो जिस लिखा हुआ मैंने 1934 में संविधान सभा के गठन का जो बीज है, पहली बार कम्युनिस्ट आंदोलन में एक भारतीय अग्रदूत श्री एम.एन. राय था।
एमएन रॉय, ठीक है। इसके बाद एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनकी भारत में संविधान को आकार देने के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की। 1935 में केंद्र स्तर पर लिया गया। हालांकि इस भाग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर लिया था। जो मसौदा प्रस्ताव भेजा गया सरकार द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ, यानी क्रिप्स बेसिकली भारत आने पर मुस्लिम लीग की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया गया। अतः यह कैबिनेट जो मिशन था, जिसे संविधान सभा के विचारों को सामने रखा गया, उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने इतिहास रच गया। लोकतांत्रिक भारत का सर्वोच्च कानून 1946 से लेकर 1950 तक विधानसभा द्वारा तैयार किया गया। अतः 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी रूप से अपनाया गया, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग आपको मालूम होगा 2 साल 11 महीने और 17 या आप कह सकते हैं 18 दिन के लगभग पूरा समय लग गया था। और यही बात देखिए और भी थोड़ा बड़ा है कि संविधान सभा, जिसे दिसंबर 1940 में स्थापित किया गया था, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया 1940 में। संविधान सभा में देखिए 300, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। संविधान सभा को देखिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की। अम्बेडकर भारत के लिए एक मसौदा संविधान के लिए आने के लिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950, इसलिए हम लोग जानते हो आप लोग कि संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर मनाते हैं। और सीधा बात है, हमारे पास संविधान पे देखिए कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किया उस दिन बारिश हुई, जिस पर एक अनुकूल शगुन के रूप में देखा गया। 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया? प्रभावी किया गया था। और ये हमारे पास देखिए इसका इंग्लिश में जो आंसर है वो अवेलेबल है। तो डिस्कस द मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप लोग इसको, जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अपने हिसाब से भी देखिए लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा वाला आंसर लिखना आपको, आप लोग अपने हिसाब से चाहे तो इसको बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कस द मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल देख लीजिए। और इसी के साथ देखिए मेरे पास जितने भी मेरे द्वारा देखिए जितना भी समय निकल पाया उस हिसाब से मैंने आप सभी बच्चों जितना भी कंटेंट हो पा रहा था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए हेल्थ इशू था मेरा, अभी भी हेल्थ इशू चल रहा है, आपको आवाज़ से शायद अगर पता चले, फिर भी मैंने आपसे बच्चों जितना कंटेंट अवेलेबल है उस पर करा पाया हूँ। अगर आपसे इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को देखिए पूरा सिलेबस मैंने करा दिया, लगभग 75% सिलेबस, 25% सिलेबस देखिए आप लोग खुद करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस मैंने आपको पहले ही बोला था एग्जाम से पहले कि इतना बड़ा सिलेबस एक टाइम में कवर नहीं किया सकता। तो अगर आपको फिलहाल ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह हेल्थ, वेलनेस एंड योगा का भी अगर देखिए कंटेंट चाहिए तो जल्द से जल्द बताइएगा, क्योंकि बनाने में देखिए बहुत समय लगता है, सही बता रहा हूँ आपको। पूरे कम से कम इतने सारे कंटेंट बनाने के लिए लगभग मुझे भी कम से 3 दिन का समय लग गया, फिर एडिट करना है, बोलना है, बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ता है। तो अगर आपको दिल से वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करे बिना मत जाइएगा। अपने दोस्तों के फ़ोन में भी देखिए शेयर कर दीजिएगा, उनको भी चैनल को बता दीजिएगा कि सीधा बात है कि यूनिवर्सिटी जुड़ी हर सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को देखिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।